आज के लेक्चर में हमने सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें एक छोटी सी बात जो मैं थोड़ी सी आपके लिए रिवाइज करना चाहता हूं। आपको याद होगा चैप्टर 14 के पहले शॉर्ट क्वेश्चन में, पहले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, जिसमें आपको याद होगा मैंने राइट हैंड थंब रूल डिफाइन किया था। यानी फर्ज कर लें किसी वायर में कन्वेंशनल करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, तो मैं अपने राइट हैंड के थंब को अगर करंट की तरफ रखूं तो राइट हैंड की फिंगर्स मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। ठीक है, अब जरा गौर करें। अब ये तो मैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ले रहा हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की बात करूं तो वो किस तरफ होती है? वो तो डाउनवर्ड होगी, क्योंकि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। ये हमने चैप्टर 13 में पढ़ा था। अगर कन्वेंशनल करंट अपवर्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन किस तरफ है? डाउनवर्ड। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की मोशन बताई जाए और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पूछी जाए तो उसके लिए याद रखें, जैसे हम कन्वेंशनल करंट के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम उसी तरीके से आपने लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज कर लेना है। जरा गौर करें इस तरह से। अब देखिए मेरे राइट हैंड का थंब ऊपर की तरफ है, लेकिन मेरे लेफ्ट हैंड का थंब नीचे की तरफ है, लेकिन मेरी जो फिंगर्स हैं, दोनों हैंड्स की जो फिंगर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे मैं राइट हैंड थंब रूल की बात कर लूं, यह मैंने इस्तेमाल करना है कन्वेंशनल करंट के केस में, और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करूं तो मैं लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज करूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की तो सेम ही डायरेक्शन आ रही है। कन्वेंशनल करंट के केस में इस तरह और इलेक्ट्रॉनिक करंट के केस में इस तरह। ये जो थंब है ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की तरफ हम रखेंगे और लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स हैं ये हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगी। सेम इसी तरीके से अगर मैं इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, दोबारा मैं कन्वेंशनल करंट की बात कर लेता हूं। अभी तो मैंने आपको कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट का समझा दिया ना, अब मैं अगेन कन्वेंशनल करंट की ही बात कर रहा हूं जिसमें वायर के अंदर करंट अपवर्ड है। अब मैं इस वायर का लूप बनाना चाह रहा हूं। जरा गौर से आपने देखना है, जब इसका लूप बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ क्या हुआ है, जरा गौर करें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के अंदर से बाहर की तरफ आ रही हैं और इस तरह हो गई हैं। इसके अंदर से, यानी लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बाहर की तरफ है और वो ऐसे घूम के वापस आ रही है। अब बात आती है राइट हैंड ग्रिप रूल की, जो मैंने चैप्टर 14 में ही मैंने आपको बताया था सोलेनॉइड के केस में। अब जरा गौर कीजिएगा, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है? हमने लूप को इस तरह से बनाया था, कन्वेंशनल करंट की ये डायरेक्शन बन गई है। अब क्या करना है? आपने राइट हैंड ग्रिप रूल में याद रखा हुआ था कि कन्वेंशनल करंट की तरफ हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करेंगे और अब थंब की टिप हमें नॉर्थ पोल के बारे में बताएगी। अब आप गौर करें, ये जो करंट कैरिंग लूप है इसने तो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया है, जिसका नॉर्थ पोल स्क्रीन के बाहर की तरफ है और साउथ पोल अंदर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। यानी इस करंट कैरिंग लूप में अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ये नॉर्थ पोल, और नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। सेम अगर आपसे यह कहा जाए कि अगर लूप में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? अगेन उसके लिए इसी अंदाज में लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लें। गौर कीजिएगा, मेरी बात ध्यान से सुननी है आपने, जरा गौर करें। कन्वेंशनल करंट की लूप में यह डायरेक्शन थी, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करूं तो वो इसके ऑपोजिट होगी। ठीक है, ये जो राइट हैंड है ना, ये मैंने कन्वेंशनल करंट के लिए रखा हुआ है और लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए। गौर करें, राइट हैंड में फिंगर्स इस तरह थी और लेफ्ट हैंड में फिंगर्स इस तरह है, लेकिन गौर करें थंब की डायरेक्शन सेम है और यहां इस तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल शो हो रहा है।
यानी मैग्नेटिक फील्ड का पता चाहे आप कन्वेंशनल करंट की मदद से लगा लें, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक करंट की मदद से लगा लें, आंसर तो सेम ही आएगा। सो राइट हैंड ग्रिप रूल कन्वेंशनल करंट के केस में अगर वो लूप में फ्लो कर रहा हो, ये देखें, और लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल इलेक्ट्रॉनिक करंट के केस में अगर वो लूप में फ्लो कर रहा हो। अगर कन्वेंशनल करंट क्लॉकवाइज है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट किस तरफ होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और इस तरह अगर मैं रखूं तो लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल में थंब किस तरफ आ रहा है? इस तरफ, यानी नॉर्थ पोल इस तरफ है और साउथ पोल इस तरफ है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो अब आपको दोनों तरफ दोनों डायग्राम्स नजर आ रही हैं। एक में कन्वेंशनल करंट लूप में फ्लो कर रहा है और एक में इलेक्ट्रॉनिक करंट लूप में फ्लो कर रहा है, लेकिन जाहिर बात है इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की तो सेम ही डायरेक्शन होगी, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लें चाहे कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं। नॉर्थ पोल आपकी तरफ है और साउथ पोल दूसरी तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, और इसके अंदर से देखा जाए तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। जनाब अब हम बात करते हैं एटम की। एटम में क्या कुछ होता है? एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस में क्या कुछ होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन बेचारे न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, क्या इनकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी? जी आएगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने यहां पहले इलेक्ट्रॉन्स को लूप में घुमा के मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया लगाया। देखिए अगर इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा और फर्ज कर लें वो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैं लेफ्ट हैंड की मदद से, मैं लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल की मदद से मैं लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस डायरेक्शन में रखूंगा और थंब इनटू द पेपर जा रहा है, मुझे पता चल जाएगा कि अंदर की तरफ नॉर्थ पोल है और आपकी तरफ साउथ पोल है। यानी अगर इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन है और वो इस तरह घूम रहा है, तो लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल की मदद से हमें पता चल गया कि इस एटम पे कोई ना कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। लेकिन एक और बात, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ स्पिन भी कर रहा होता है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूम रहा होता है। इसकी वजह से भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, लेकिन वो बहुत थोड़ी होती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स की दो तरह की मोशन है, द वन इज स्पिन मोशन, द अदर इज ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है लेकिन थोड़ी होती है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। सेम इसी तरह जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं वो ऑर्बिटल मोशन तो नहीं कर रहे लेकिन स्पिन मोशन कर रहे हैं, लेकिन अगेन उनकी स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो भी बहुत थोड़ी सी होगी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एटम पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है तो उसमें मेजर रोल किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का। सो वी कैन से दैट origin of magnetism within the atom is the motion of electrons. अब मुझे एक बात बताएं, ये तो हमने देख लिया कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है तो लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक थंब अंदर जा रहा है, यानी अंदर की तरफ नॉर्थ पोल और इसकी तरफ साउथ पोल बन गया, यानी एटम ने मैग्नेटिक डायपोल का काम करना शुरू कर दिया। तो अगर कोई ऐसा भी इलेक्ट्रॉन हो जो इस इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट फ्लो कर रहा हो, बिल्कुल ऑपोजिट, उतने ही ऑर्बिट में ऑपोजिट फ्लो कर रहा हो, फर्ज कर ले, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट होगी ना, पहले वाले के ऑपोजिट। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब है अब ये वाला जो एटम है ना, इसके ऊपर कोई भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अपीयर नहीं होगी। यानी एटम पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अपीयर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर एटम पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अपीयर होगी तो ऐसे एटम को बोलेंगे कि ये मैग्नेटिक डायपोल बन गया है, क्योंकि इसके मैग्नेट के दो पोल्स पैदा हो गए। और ऐसा एटम जिस पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अपीयर नहीं हो रही,
उसमें एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती है और इस पे कोई भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अपीयर नहीं हुई। हम बोलेंगे कि ये एटम मैग्नेटिकली न्यूट्रल है, इस पे कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब जो कुछ मैं आपको बता चुका हूं, आप ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं कि अब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स की 3 काइंड्स को डिफाइन कर सकें। The one is paramagnetic substances, the other is diamagnetic substances, and the third one is ferromagnetic substances. ये बात याद रखें, ऐसे मटेरियल्स जिन पर कोई ना कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का असर हो, ऐसे मटेरियल्स को मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं और इनकी 3 काइंड्स हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। फर्स्ट कर लें, ये मेरे पास एक सैंपल है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का। ये याद रखें, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिसमें हर एटम मैग्नेटिक डायपोल बना होता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होकर जीरो नहीं हुई, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड बच गई है। यानी कोई अकेला ऐसा इलेक्ट्रॉन था जिसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं था। सो वी कैन से दैट ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स जिनके अंदर एटम्स पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अपीयर हो और इलेक्ट्रॉन्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल ना कर पाए, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना हो, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड बच जाए, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। यानी इनमें हर एटम मैग्नेटिक डायपोल के तौर पे बिहेव कर रहा होता है। और अगर मैं इनको, इस पूरे सैंपल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी परमानेंट मैग्नेट के अंदर रख दूं ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वीकली सपोर्ट करते हैं। वीकली सपोर्ट करने का क्या मतलब है कि ये भी थोड़े बहुत मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी इन पे भी थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फिर हर एटम की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो सेम डायरेक्शन में हो जाती है। अभी तो ये रैंडम थी ना पहले, लेकिन जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाएंगी। यानी सारे एटम्स के नॉर्थ पोल एक्सटर्नल साउथ पोल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, उस तरफ अपनी डायरेक्शन रखने की कोशिश करेंगे, ओरिएंटेशन। और जो नॉर्थ पोल्स हैं ये साउथ पोल की तरफ और साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करती है। राइट, अब हम बात करते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल की। अच्छा एक बात, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो एग्जांपल्स है ना, वो हम मैग्नीशियम दे सकते हैं, लिथियम वगैरह दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिनके एटम्स कोई भी मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर हर इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए कोई ना कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जरूर होता है। इसलिए हर एटम मैग्नेटिकली न्यूट्रल होता है। तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन जब हम डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं ना, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, यानी जिनमें एटम्स बिल्कुल भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा अपोज करते हैं। और डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो एग्जांपल्स हैं वो हम वाटर भी रख सकते हैं, इसके अलावा बिस्मथ वगैरह। ठीक है, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, और इसका नाम है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है ना, ये इनके जो एटम्स हैं वो भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह मैग्नेटिक डायपोल के तौर पे बिहेव करते हैं। ठीक है, एक बात तो ये, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल से एक स्टेप आगे इनके एटम्स कुछ खास इलाकों में एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को भी सपोर्ट करते हैं।
यानी ये जो आप एक खास मटेरियल देख रहे हैं ना, इसमें आपको कुछ रीजन्स नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे रीजन्स। इन रीजन्स में हजारों लाखों करोड़ों एटम्स हैं जो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को भी सपोर्ट कर रहे हैं। इस खास रीजन को नाम दिया जाता है डोमेन्स। ठीक है, इसका मतलब है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिनमें एटम मैग्नेटिक डायपोल का काम भी करते हैं और एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन पैरा में ऐसा नहीं था। पैरा में एटम सिर्फ मैग्नेटिक डायपोल थे, लेकिन एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो रैंडम थे। किसी का नॉर्थ इधर था, किसी का नॉर्थ इधर था, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, फिर थोड़ा सा सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से पहले ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके एटम्स। और जिस रीजन के एटम्स एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं, उस रीजन को बोलते हैं डोमेन। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, इसमें कुछ खास रीजन्स हैं जिन रीजन के एटम्स एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। दीज रीजन्स आर कॉल्ड डोमेन्स। इनकी एग्जांपल्स हैं आयरन, स्टील वगैरह। लेकिन ये जो डोमेन्स हैं, इनमें कुछ एरोज आपको नजर आ रहे हैं। ये एरोज असल में नॉर्थ और साउथ पोल को शो कर रहे हैं। यानी चूंकि हर एटम मैग्नेटिक डायपोल बना था, यानी हर एटम का नॉर्थ और साउथ बन गया था, और काफी सारे एटम्स रीजन्स में एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे थे, तो इन रीजन्स में यानी डोमेन्स में एक बड़ा सा एरो मैंने लगा दिया है। लेकिन गौर से देखिए, एक डोमेन का एरो दूसरी डोमेन के एरो के लिहाज से सेम लाइन में नहीं है, रैंडम है। हर डोमेन का एरो डिफरेंट है, रैंडमली ओरिएंटेड है। इसका मतलब है डोमेन्स भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही। इन सारी डोमेन्स की मैग्नेटिक फील्ड अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अभी भी 0 ही आएगी। लेकिन ये जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं रख दूंगा ना, अभी तो मैं बात कर रहा था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बगैर की, यानी अकेला फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, तो डोमेन्स एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट नहीं कर रही, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। लेकिन जैसे ही मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूंगा ना, फिर क्या होगा? फिर डोमेन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के असर की वजह से सेम डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। यानी जो डोमेन्स का नॉर्थ है ना, वो एक्सटर्नल साउथ की तरफ, और जो डोमेन्स का साउथ है वो एक्सटर्नल नॉर्थ की तरफ जाना शुरू कर देगा। इसलिए आप गौर करें, डोमेन्स के एरो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। इस हालत में हम कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नेटाइज हो गया है, ये भी मैग्नेट बन गया है। और ये याद रखें, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। पैरा तो वीकली सपोर्ट करता है ना, ये स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें डोमेन्स होती हैं, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बगैर ये डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रख दें, तो ये डोमेन्स अलाइन हो जाती हैं, और इस कंडीशन में हम कहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैज बीन मैग्नेटाइज्ड। एक और बात याद रखें, ये जो डोमेन्स है ना, इनकी जो विड्थ है बहुत थोड़ी होती है, तकरीबन 1 मिलीमीटर होती है इनकी विड्थ, और इनमें तकरीबन 10⁻12 से लेके 16 तक एटम्स होते हैं। ये जो बीच में गैप आ रहे हैं ना, ये कट कर दीजिएगा आप। अब ये बात तो हमने डिस्कस कर ली कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बगैर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसा है, इसकी डोमेन्स रैंडमली अरेंज होती हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कैसा बिहेव करता है,
ये मैग्नेटाइज हो जाता है क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड, जो डोमेन्स की मैग्नेटिक फील्ड है वो अलाइन हो जाती है। अब अगर आप इसको डीमैग्नेटाइज करना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे? जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से निकाल देते हैं ना, तो अभी भी ये डोमेन्स इतनी ढीठ होती हैं कि अभी भी अलाइन हुई होती हैं, यानी ये अभी भी मैग्नेट है। अब इसको डीमैग्नेटाइज करना यानी इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को खत्म करना, इसकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने का क्या तरीका है? उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। आप हैमरिंग करें, इस मटेरियल को जोर जोर से किसी चीज से मारें तो एटम्स वाइब्रेट होते हैं, उनको होश आती है कि हमारी डोमेन्स की असली जगह तो कोई और थी, ये तो हमें थोड़ी देर के लिए जगह मिली थी। फिर वो जो डोमेन्स हैं वो रैंडमली ओरिएंट हो जाती हैं दोबारा से। और एक दूसरा तरीका भी है कि आप इसको हीट अप करना शुरू कर दें। जब आप हीट अप करेंगे तो उस हीट की वजह से भी एनर्जी मिलेगी और एटम्स की वाइब्रेशन फास्ट होगी और डोमेन्स दोबारा से रैंडमली ओरिएंटेड हो जाएंगी। राइट। अब हम बात करने लगे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की भी दो काइंड्स होती हैं, एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, ये ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिनको मैग्नेटाइज करना भी आसान है और डीमैग्नेटाइज करना भी आसान है। यानी इनको जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं ना, इनकी डोमेन्स बड़ी जल्दी अलाइन हो जाती हैं, ये बहुत जल्दी मैग्नेट बन जाते हैं। और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से निकाला जाता है तो ये बड़ी जल्दी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खत्म कर देते हैं, यानी इनकी डोमेन्स दोबारा से रैंडम हो जाती हैं। और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की फेमस तरीन एग्जांपल है आयरन। अब हम बात करते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिनको मैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है और डीमैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है। यानी इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो बड़ा टाइम लेंगे मैग्नेटाइज होने में, यानी इनकी डोमेन्स अलाइन होने में काफी टाइम लेती हैं। लेकिन जब एक दफा मैग्नेट बन जाते हैं, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से आप इसको निकाल भी दें, अभी भी इनकी कोशिश होगी कि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म ना हो, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बरकरार रहे, यानी इनकी डोमेन्स अभी भी अपनी अलाइनमेंट को खत्म नहीं होने देती, बहुत टाइम लेती हैं। काफी टाइम लगता है इन डोमेन्स को वापस रैंडम होने में। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स जो बड़ी मुश्किल से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होते हैं, इनकी एग्जांपल है स्टील। सो आयरन इज द एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एंड स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब आते हैं अगेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। अगर मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को हीट अप करना शुरू कर दूं, चाहे वो सॉफ्ट हैं चाहे हार्ड हैं, कोई भी हैं, अभी जैसे हमने पहले देखा, अब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा, उससे हमने निकाल दी है, अब अकेला फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी इसे भी हम हीट अप करना शुरू हो गए। देखिए इसकी डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं, फिर भी हम इसको हीट अप कर रहे हैं। हीट से क्या होता है? एनर्जी मिलती है। जब एटम्स को एनर्जी मिलेगी तो वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और डोमेन्स के अंदर वाले एटम्स भी जो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहे थे, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब डोमेन के अंदर वाले एटम्स भी एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करना बंद कर देंगे और डोमेन्स की प्रेजेंस खत्म हो जाएगी, डोमेन्स खत्म हो जाएंगी। अब सिर्फ एक एक एटम है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड है, एक एटम साथ वाले एटम की मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं कह सकता हूं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे, यानी जैसे ही हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट अप करना शुरू करते हैं, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए, यानी डोमेन्स खत्म हो जाए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, सॉरी क्यूरी टेम्परेचर।
और आयरन का क्यूरी टेम्परेचर होता है 750 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपने याद रखना है, एक एमसीक्यू भी है। तो ये था जनाब आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें।